बता दें पिछले 2 घंटे से मतदान लगातार जारी है और शाम 6 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी देखी जा रही है। लेकिन राजनीतिक पारा भी चढ़ा हुआ है इसी के साथ ही और हर एक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इसी पर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से मौजूद हैं वरिष्ठ बीजेपी नेता संबित पात्रा, जबकि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे राजीव त्यागी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। आप दोनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत संबित पात्रा जी आप ही से कर लेते हैं। बीजेपी अपना किला क्या बचा पाएगी कर्नाटक में? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जिस प्रकार से यूपीए के सरकार ने केंद्र में भ्रष्टाचार की राजनीति की है और जिस प्रकार से उनका पोल हर आए दिन खुल रहा है, देश की जनता जाग चुकी है और किसी भी प्रकार से कांग्रेस को वो लाने वाली नहीं है। वो कांग्रेस को नकारेगी और बीजेपी को ही लाएगी। एक विषय में बता दूं यहाँ पर, जहां तक कर्नाटक का विषय है, कर्नाटक हमेशा से ही आप इतिहास में देखेंगे तो राष्ट्रीय पार्टियों को ही वोट करती है। जो नेशनल पार्टीज है उन्हीं को वोट करती है, कभी भी रीजनल पार्टीज को आगे नहीं लाती है। इतिहास वक्त के साथ बदलते नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। भरोसा किस तरह से और किया क्या है बीजेपी ने इन 5 सालों में? अगर हम नजर डालें, 4 सालों में तो आपने 3 मुख्यमंत्री वहां पर बदल दिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा एकदम एक्सट्रीम पर गया, कुछ भी ग्राउंड जीरो पर दिखता नहीं है ऐसा। देखिए चित्रा जी, सबसे पहला विषय में बता दूं, जहां तक भ्रष्टाचार का जो आरोप आपने कुछ नेताओं पे लगाया कर्नाटक में, आप देखिए बीजेपी की बड़प्पन को देखिए। हम हमेशा परसेप्शन के आधार पर ही, कुछ एलिगेशंस रहे कुछ मुख्यमंत्री के ऊपर, कुछ अन्य नेताओं के ऊपर, तो आप देखिए हमने बिल्कुल कोताही नहीं बरती और जो उचित कदम उठाने चाहिए थे, यहां तक कि एक पूर्व मुख्यमंत्री, पार्टी का इतना बड़े मुखिया को हमने साइडलाइन किया। यह दिखाती है कि पार्टी जो प्रैक्टिस करती है वही प्रीच करती है। हम जो कहते हैं वो करते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। चाहे उससे हमें नुकसान भी हो रहा हो, किंतु हम कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को पनपने नहीं देंगे, तो हम नहीं करने देते करने वाले हैं। कम से कम स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन राजीव त्यागी जी, कांग्रेस को जनता वोट क्यों दे? देखिए, जो पात्रा जी ने भी कहा, मैं एक सलाह देना चाहूंगा कि राजनीतिक लोगों को दिन में सपने नहीं देखने चाहिए। दिन में सपने देखने से सारी कैलकुलेशन, सारा गणित गड़बड़ा जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से येदियुरप्पा जी को चीफ मिनिस्टर बनाए रखा भ्रष्टाचार के आरोप के बाद भी, जब वो जेल जाने को तैयार हुए तब वो चीफ मिनिस्टर के पद से हटे। भ्रष्टाचार कर्नाटका में बहुत बड़ा मुद्दा है। उससे बड़ा भी मुद्दा कर्नाटका में विकास का मुद्दा है जी। सन 99 से 2006 के बीच में जब कांग्रेस की सरकार थी और सन 47 से लेकर के आगे तक काफी सालों तक कांग्रेस सरकार रही, बीच में सिर्फ 5-7 साल के लिए जनता पार्टी की सरकार रही जब हेगड़े जी चीफ मिनिस्टर थे जी। उस सारे दौरान कर्नाटका देश का अग्रणी राज्य हुआ करता था। कर्नाटका का 38% हिस्सा हुआ करता था आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में। तो क्या कर्नाटक को पीछे ले जाने का काम बीजेपी ने किया है? बीजेपी ने कर्नाटका के विकास को अवरुद्ध करने का काम किया। बीजेपी ने कर्नाटका को पीछे ले आने का काम किया। बीजेपी ने तो तमाम काम किया, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा क्या किया ताकि जनता कांग्रेस को चुने? देखिए, ऐसा जो पीछे चुनाव हुआ था उस चुनाव में भी, जैसे कि अभी आपने दिखाया, उसमें भी हमारा मत प्रतिशत ज्यादा था बीजेपी से और हम लोगों ने ज्यादा वोट प्राप्त किए। लेकिन 30 सीटें कम थी आपकी। बिल्कुल 30 सीटें कम थी। लेकिन इस बार मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी ने जिस तरह से चुनाव प्रचार किया है और पूरी बागडोर अपने हाथ में संभाली है, और जिस तरह से सबसे बड़ी विशेषता यह रही कर्नाटका के चुनाव प्रचार की कि कर्नाटका में कांग्रेस के जितने भी सीनियर लीडर हैं सब एक साथ खड़े होकर के राहुल जी के पीछे कंधे से कंधा मिलाकर के चलने का काम। राहुल है तो उनके पास मोदी है, नरेंद्र मोदी वहां पहुंचते हैं और गोल्डन स्पून बताते हैं राहुल गांधी को। देखिए, मोदी जी के मामले में मैं इतना ही कह सकता हूं सिर्फ, मोदी जी गुजरात तक सीमित रहे। गुजरात में वो अच्छे लगते हैं, बाहर कहीं चुनाव प्रचार करते हैं तो निश्चित रूप से वो बीजेपी को रोकने का काम भी कर रहे हैं और बीजेपी को बढ़ाने का काम वो जिंदगी में नहीं कर सकते। मैं इतना कह सकता हूं। मैं एक एक करके उत्तर दे दूं राजीव भाई के जो जवाबों का। पहला, उन्होंने कहा कि कर्नाटक में जो डेवलपमेंट हुआ है वो बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ है। तो एक तरह से ये कांग्रेस के स्टैंड के कॉन्ट्ररी ही है, क्योंकि यूपीए के सरकार ने, केंद्र सरकार ने खुद कर्नाटक के राज्य को लगभग 8 ऐसी पुरस्कारें दी हैं जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। जैसे JNNURM के स्कीम्स को लेकर गुजरात अगर प्रथम स्थान पे रहा है तो कर्नाटक भी 5वें स्थान के
अंदर ही आया है, जबकि दिल्ली उसके पीछे है। और ठीक उसी प्रकार एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए भी यूपीए की ही सरकार ने, जो केंद्र में शासन कर रही है, उन्होंने कर्नाटक को पारितोषिक दिए हैं। तो आप बता दीजिए, अगर केंद्र सरकार पारितोषिक दे रही है और पीठ थपथपा रही है, तो किस प्रकार से उनके प्रवक्ता टीवी पर कह सकते हैं कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है? वहां के लोगों से पूछा जाए संबित, उन लोगों का यही कहना है कि बीजेपी में दरअसल जो कर सकती थी वो किया नहीं, और 3-3 मुख्यमंत्री का बदला जाना मैं इसका उत्तर देना में ही कई सवाल खड़े करता है कि आपके पास तो नेतृत्व ही नहीं है वहां। नहीं, देखिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप अभी फिलहाल कांग्रेस की परिस्थिति को देखिए, उसके साथ में कंपेयर करूंगा कर्नाटक में क्या हुआ। अभी जो सरकार केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार में किस प्रकार से पूरी तरह से लिप्त हैं हर एक नेता, जो कांग्रेस के नेता हैं, वो भ्रष्टाचार में और करप्शन में। किंतु सभी को क्या दिया जा रहा है? एक कोर कमेटी की मीटिंग होती है शाम को, और कोर कमेटी की मीटिंग से कुछ निकलता है तो होता है क्लीन चिट। तो इनके पास एक क्लीन चिट है, किंतु भारतीय जनता पार्टी इन क्लीन चिटों की राजनीति में विश्वास नहीं करती। किसी के ऊपर अगर तनिक मात्र का आक्षेप लगता है, हम तुरंत बदलते हैं। हम तुरंत नहीं, ऑप्शन वाली बात नहीं है। मैंने कहा, और ये बार बार हर चैनल पे मैं कहूंगा कि हम जो सिखाते हैं वही करते हैं। हमारे पास दोहरे मापदंड नहीं है, शायद इसीलिए हमारे 3-3 मुख्यमंत्री बदले। और मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी, किंतु फिर भी हमारा मानना है जीत या हार कभी भी आइडियोलॉजी और कभी भी नैतिकता से बड़ी नहीं होती है, और ये भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा दिखाया है। देखिए, नैतिकता के नाम पे तो भारतीय जनता पार्टी बोल ही नहीं सकती। नैतिकता के नाम पे कर्नाटका में येदियुरप्पा जी ने जो किया, रेड्डी बंधुओं को जो पूरा कर्नाटका गिरवी रखने का काम किया, और उसमें केंद्र के जो बीजेपी के एक बहुत बड़ी नेत्री है, उनका बड़ा पैट्रोनेज रहा उन रेड्डी बंधुओं को, तो नैतिकता के नाम की बात तो भारतीय जनता पार्टी ना करे। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह धर्म का इस्तेमाल करके मैंगलोर में युवतियों पर अत्याचार किए, उस सब चीजों को युवक देख रहे हैं, और वो देख करके निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ आएंगे, क्योंकि कांग्रेस सेकुलर जमात है। कांग्रेस युवाओं को साथ लेकर चलने में विश्वास करती है, कांग्रेस किसानों को साथ लेकर चलने में विश्वास करती है, और कांग्रेस निश्चित रूप से आने के बाद जिस तरह से बेंगलोर में आज आईटी इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े पुरोधा वहां से बेंगलोर को छोड़ना चाहते हैं, बेंगलोर से बाहर निकलना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि बेंगलोर के जाम से हम परेशान हैं, बेंगलोर की कानून व्यवस्था से हम परेशान हैं। बेंगलोर में जिस तरह से अत्याचार किया जा रहा है युवतियों के साथ धर्म के नाम पर, धर्म जोड़ने का काम करता है, धर्म कभी तोड़ने का काम नहीं करता। जो देश, जो हिंदू धर्म यत् नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता का देश था, उस देश को कर्नाटका में मैंगलोर में जिस तरह से धर्म के नाम पर युवतियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, और बीजेपी को नकारने का काम करेगी। जी बिल्कुल, क्या नकारने का काम करेगी वहां की जनता? सीधे हम ग्राउंड जीरो का ही रुख कर लेते हैं। बैंगलोर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी, हमारे राजनीतिक संपादक मनीष अवस्थी भी जुड़ चुके हैं। मनीष, 2 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, मतदान की क्या स्थिति आप वहां पर देख पा रहे हैं, और कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिनको जेहन में रखते हुए वहां की जनता वोट कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर संबित पात्रा को सुन रहा था, चित्रा, और दूसरे हमारे जो गेस्ट हैं वो कौन है मैं उनको नहीं पहचान पाया हूं, लेकिन इतना जरूर बता दूं, ना तो कोई जी मैं इतना जरूर बता दूं कि यहाँ पर जो हालात हैं, क्योंकि मैं जमीनी हकीकत देख रहा हूं, ना तो कोई आंधी है ना लहर है दोनों पार्टियों के लिए, ना बीजेपी ना कांग्रेस के लिए। अदम्य साहस और पराक्रम जो दोनों नेता कह रहे हैं अपने अपने दलों के लिए, ये कहना उनकी मजबूरी है, लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस केवल एक ही बात पर खुश हो सकती है, वो इसलिए कि यदि बीएस येदियुरप्पा नहीं होते, यदि नहीं होते तो कांग्रेस ये बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि येदियुरप्पा का जो वजूद बीजेपी में था, जो उनका रुतबा था, वो आज बीजेपी से अलग हो गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि यही कांग्रेस की ताकत बन के उभरेंगे। वरना कांग्रेस के पास ऐसी कोई भी बात या ऐसा कोई भी मुद्दा दिखाई नहीं देता जिसके बूते वो ये बात करें कि कांग्रेस ही एक ऐसा विकल्प है। यहां विकल्प वाली स्थिति ऐसी कोई नहीं है। ना ही डॉक्टर संबित पात्रा, आपको भी ये मालूम होना चाहिए कि बीजेपी का वजूद कर्नाटक में अगर किसी ने हैसियत बनाई थी, उसमें येदियुरप्पा का बहुत बड़ा योगदान है। तो आपके जितने वोट कटेंगे उतने कांग्रेस की झोली में जाएंगे, यही कांग्रेस की उपलब्धि और कामयाबी दिखाई देती है। मुद्दा क्या वहां पर सबसे ज्यादा प्रमुख लोगों के जहन में? लोग क्या चाहते हैं कि जो भी अब नई सरकार आए, उन लोगों के लिए क्या ऐसा काम करे जो पिछली सरकारों ने नहीं किया है? मनीष,
देखिए, लोग एक तो भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर लोग बात करते हैं, और भ्रष्टाचार केवल कर्नाटक की सीमाओं तक सीमित नहीं है। यहाँ का कर्नाटक का मतदाता पढ़ा लिखा मतदाता है, और खासकर बेंगलोर और ये सब इलाकों में सारे देश से आए हुए लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, लेकिन हम एक अहम जानकारी और देना चाहेंगे अपने दर्शकों को और हमारे स्टूडियो में बैठे तमाम नेताओं को कि जिस तरीके से पैसे का यहाँ खेल हुआ है राजनीति में, सियासत में इस तरह का पैसे का खेल मैंने देश के कई राज्यों के चुनाव पिछले कई सालों में, दशक में मैंने कवर किए हैं, लेकिन जैसा पैसे का खेल मैंने यहां देखा है। कल ही रात एक स्वामी, चंद्रशेखर स्वामी के घर से 1 करोड़ रुपया इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों और आयकर विभाग के लोगों ने बरामद किया है। वो स्वामी जो हर दल के नेताओं से उतना ही नजदीक है, उन स्वामी के मठ में ये पैसे अगर बंटने के लिए जाते हैं। इसके अलावा किसी की कार में 40 लाख निकल रहे हैं, किसी की कार में 52 लाख निकल रहे हैं। तो इस तरीके से करोड़ों रुपए का जो पैसे का खेल हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि पैसे का खेल, जातीय समीकरण और भ्रष्टाचार, यही 3 मुद्दे हैं जो चुनाव को हावी कर सकते। बिल्कुल। और यहाँ पर संबित पात्रा, राजीव आपके पास में आऊंगी। सोने की कील बांटती हुई बीजेपी वहां पर नजर आ रही है, क्या ये कील चुनाव में उस तरह का फायदा दिला पाएगी बीजेपी को? देखिए, सोने का कील तो बांटा है बीजेपी ने, इसमें कोई दो मत नहीं है, किंतु भ्रष्टाचार के रूप में नहीं, डेवलपमेंट के रूप में हर घर में आज सोने का कील है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार रही है। इससे पूर्व मेरे प्यारे मित्र राजीव जी कह रहे थे कि युवतियों के विषय में उन्होंने कई बार युवती 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 कहा। मैं बता दूं, पहली बात है, वहां जो भी सेना वेना, डॉक्टर पात्रा, सोने की नाक की कील बीजेपी अपनी नाक कटने से बचने के लिए बांटी है। नहीं नहीं नहीं, चाहे नाक की कील या किसी कील है, हमने अगर नाक के कील लगाए हैं तो वो भ्रष्टाचार के नाक में लगाया है और किसी के नाक पे नहीं लगाया है। हमारी नाक ऊंची रहेगी, इस पे हमारे पे कोई शक नहीं है। नहीं, वो तो जनता नकेल कस देगी, वो तो जनता नकेल कस देगी, क्या सही क्या गलत। ऐसा नहीं होने वाला है। 8 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी। निश्चित रूप से वो सोने की कील इनके ताबूत में आखिरी कील होगी। अरे वो लोहे की कील साबित होगी। राजीव जी, कीलों के विषय में बात करते हुए मुझे याद आ गया, ये बताइए कि पवन जी में कील कब लगेगा? आपने जिस तरह से कहा था अभी, पिछले चुनाव में भी हमारा वोट प्रतिशत 5% ज्यादा था। येदियुरप्पा जब भी थे, येदियुरप्पा आज भी हैं। 5% ज्यादा नहीं था, 1% ज्यादा था। चलिए 1% ज्यादा था, लेकिन वोट प्रतिशत तो हमारा ज्यादा था। 30 सीट कम थे। हमारी सीट भले ही कम थी, बस तो हमारी सीट भले कम थी, लेकिन अब निश्चित रूप से एक बात कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी या अन्य कोई दल, उन सभी दलों के नेताओं को आगे आना होगा। चुनाव में जो भ्रष्टाचार होता है, पैसे की बंदरबाट होती है, पैसे को बांटते हैं, शराब बांटते हैं लोग बात, उन सब पे हम लोगों को रोक लगानी चाहिए। और ये नैतिकता जो है ना, वो सभी पार्टियों पे लागू होती है। राजीव जी, ये तो हर दल पात्रा जी में उड़ाना चाहें, पैसा की बात में मेरे पे कोई फोन करना चाहें तो वो स्वतंत्र है करने के लिए, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि नैतिकता की दुहाई भारतीय जनता पार्टी के लोग बाग ना दें। रेड्डी बंधु आज भी जेल में है। आप मुझे ये बताइए राजीव जी, आप मुझे ये बताइए कि बंसल साहब का क्या होगा, पवन बंसल जी का क्या होगा? एक केंद्रीय मंत्री 90 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा जाता है, उसका क्या होगा? की जनता देखने का काम कर रही है। चलिए, आप लोग से बातचीत जारी रहेगी, लेकिन इस पूरे मामले में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्री कृष्णा जी भी जुड़ चुके हैं। वो क्या सोचते हैं, उनका विश्लेषण क्या कहता है, जानने के लिए सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम का। श्री कृष्णा जी, आपका विश्लेषण कर्नाटक की राजनीति को लेकर क्या कहता है? किसको नुकसान, किसको फायदा, और वो कौन से मुद्दे हैं जो इस वक्त जनता को प्रभावित कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है जहाँ कर्नाटक में है भ्रष्टाचार, और दूसरा ये है कि बीजेपी जब से ये येदियुरप्पा बीजेपी छोड़ के गए हैं, तब से लग रहा है कि ये बीजेपी का ही नुकसान हो रहा है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो या जेडीएस हो, सब एक जैसे ही हैं। मगर 5 साल से जब तक क्योंकि भाजपा का सरकार रहा है और उनका जो भ्रष्टाचार जो है वो बहुत साफ साफ बिल्कुल खुला में आया है, इसी के कारण शायद ये बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। अगर कांग्रेस आ जाए, ये कांग्रेस अपने आप ढोल नहीं पीट सकती है कि हम जीते हैं, क्योंकि वहां भी भ्रष्टाचार कोई कम नहीं है। मगर लोगों के सामने, जो कर्नाटक के लोगों के सामने जो भ्रष्टाचार पेश हुआ है, जिस तरह से भाजपा पहले जेडीएस के साथ गई, फिर अपने आप सरकार बनाई, ये सब बड़ा असर पड़ रहा है लोगों पे। इसी हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं मनीष, उन्होंने जानकारी दी थी कि कोई भी लहर इस वक्त कर्नाटक में ऐसी किसी भी पार्टी के पक्ष में देखी नहीं जा रही है। अगर वहां पर त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति उभरती है, किंग मेकर के रूप में आप किसे देखते हैं? क्या येदियुरप्पा वास्तव में अपनी उसी ताकत के साथ इस वक्त खड़े दिखाई दिए हैं जो 2008 में थे, या उनकी ताकत बिल्कुल कमजोर पड़ गई है? जेडीएस की भूमिका देखते हैं वहां पर?
मेरे को तो लगता है अभी तक तो फिलहाल ये येदियुरप्पा जी हैं, जिसके अगर चाहे कम सीट भी आए शायद वही थोड़ा बहुत पलट सकते हैं किसी भी तरफ। अभी तक खैर संकेत उन्होंने साफ नहीं दिया, मगर इनडायरेक्ट तो संकेत है कि शायद वो कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं अगर कांग्रेस को नंबर ना आए। लेकिन कांग्रेस पार्टी जी, जैसे आपके मनीष जी ने कहा है कि लहर नहीं है, क्योंकि लोग तो बिल्कुल परेशान हो गए हैं सब पार्टियों से। अब यही है कि उनका ये है, मजबूरी है कि किसी को वोट देना है, वो चाहे किसको दें, कांग्रेस को दें या भाजपा को दें। अब उनको भी काफी बड़ा कष्ट में पड़े हुए, इसी के चक्कर में कोई वहां पे लहर नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य है हमारे इस देश के लोकतंत्र का अगर लहर नहीं देखी जाती है और इस तरह से उपेक्षा दोनों ही पार्टियों की, क्योंकि अगर दोनों ही पार्टियों में से किसी ने भी वहां पर पूरी सक्रियता दिखाई होती, जनता के मुद्दों का ध्यान रखा होता, तो शायद आज किसी एक पार्टी के पक्ष में लहर वहां पर हम देख पाते। लेकिन मनीष, हमारे दर्शकों को ये आप बताइए, अब येदियुरप्पा जैसा कि श्री कृष्णा जी जिक्र भी कर रहे थे, हो सकता है कांग्रेस पार्टी के साथ वो चले जाएं, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या उनका हाथ पकड़ेगी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने येदियुरप्पा को सबसे ज्यादा निशाने पर लिया है जब वो बीजेपी में थे। ऐसे में क्या आसान होगा दोनों का एक साथ जुड़ पाना? देखिए चित्रा, मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि राजनीति असीम संभावनाओं का खेल होता है और ऐसी स्थिति में छुआछूत अछूत वाली बात नहीं आती जब सत्ता में लौटने की बात होती है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, येदियुरप्पा भले ही किंग ना बन पाए, लेकिन किंग मेकर किसी को बनाने में वो अहम भूमिका निभा सकते हैं और यही ऐसा दिखाई भी देता है। जहां तक आपने बात की कि कांग्रेस समर्थन लेगी या नहीं लेगी, कांग्रेस के निशाने पर येदियुरप्पा थे, तो कांग्रेस को भी ये समझना होगा, वोटर भी ये जानता है, येदियुरप्पा यदि नहीं होते तो कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाती। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस भी जानती है राजनीतिक समीकरण और मोहरे जैसे ही 8 तारीख को नतीजे आएंगे, अभी तो किस्मत सील हो रही है वोटिंग मशीन में, 8 तारीख को नतीजे आएंगे, मुझे लगता है 8 तारीख 12 साढ़े 12 बजे कई पार्टियों के 12 बज चुके होंगे और कई पार्टियों की 12:15 हो जाएगी। लेकिन जरा ये भी बताइए कि स्थानीय स्तर पर कौन सा वो नेता है जिसको लेकर लोगों में सबसे ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है? देखिए, जहां तक लहर और आंधी की मैंने बात की, मैंने 2 रैलीज नरेंद्र मोदी की देखी, जो उनकी पब्लिक रैली थी, उसमें भीड़ जरूर जुटी, लेकिन वो भीड़ वोटों में तब्दील होगी ये कतई नहीं हो सकता। यहाँ का वोटर जो है काफी समझदार है, पढ़ा लिखा है, वो मोदी के अंदाज को सुनने, उनके अल्फाज को सुनने, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखने उनकी रैली में पहुंचा था, लेकिन वो वोटों में बदलेगा ये नहीं कहा जा सकता। वैसे ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बात करें, सोनिया गांधी राहुल गांधी के लोग रैली में भीड़ नहीं जुट पाती थी, जिसको लेकर सोनिया गांधी ने कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं को झाड़ तक लगाई कि हमारी रैली हो रही है और यहां पर भीड़ नहीं और कुर्सियां खाली हैं। तो स्थिति, जमीनी हकीकत यहां पर यही है कि जो भी फायदा होगा एक दूसरे की काटछाट का फायदा कांग्रेस को हो सकता है, उससे ज्यादा मुझे कोई और ऐसा कारण दिखाई नहीं देता जिसके बलबूते कांग्रेस की अपनी फेहरिस्त भी अगर बात करें भ्रष्टाचार की तो कम नहीं है। यहां का वोटर अपने आप को कर्नाटक से बाहर निकाल कर देखता है। तो ये समझना होगा कि दोनों पार्टियों के लिए विन विन सिचुएशन नहीं है, एक दूसरे की काटछाट ही कांग्रेस की ताकत बन रही है। बिल्कुल, एक दूसरे की काटछाट भी। और अब तो बीजेपी में जिस तरह का अंतर्विरोध देखा गया, पहले येदियुरप्पा गया, उसके बाद भी श्री रामालू बाहर चले गए और उसके बाद वो भी लगातार अपना झंडा बुलंद किए हुए हैं। स्थिति यहाँ पर बीजेपी के लिए बिल्कुल आसान नहीं रहने वाली है। लेकिन राजीव त्यागी जी, सवाल बड़ा यही उठता है, हालांकि क्षेत्रीय स्तर का ये चुनाव है और वहां के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जनता वोटिंग करने के लिए जाएगी, लेकिन कांग्रेस ने भी अपने दामन को पूरी तरह से साफ नहीं रखा है। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं कांग्रेस के ऊपर, और सवाल जो नरेंद्र मोदी ने वहां पर खड़े किए थे अपनी रैलियों के दौरान कि जब दिल्ली संभाल नहीं सकी कांग्रेस पार्टी, तो फिर वो कर्नाटक क्या संभालेगी? देखिए, कर्नाटक के मामले में मैं विशेष रूप से एक बात कहना चाहूंगा कि कर्नाटक में जो हमारा स्थानीय नेतृत्व है, कौन? वो अपने जो अध्यक्ष हैं परमेश्वर जी और जो अन्य नेतागण हैं, वो सब लोग बाग, एसएम कृष्णा जी हो, कोई भी हो, सभी लोग, एसएम कृष्णा जी तो नाराज चल रहे थे, त्यागी साहब, मैं ये कहना चाहूंगा, एसएम कृष्णा आखिरी में चुनाव प्रचार में आए जब दिल्ली से एके एंटनी और अंबिका सोनी को उनको मान मनोवल के लिए यहाँ भेजा गया। जहां तक खेमेबाजी की बात करें, मुझे जवाब देने का मौका मिलेगा। खेमे हैं, सिद्धारमैया एक खेमा है, आपका परमेश्वर अपने आप में एक अलग दलित नेता है, एसएम कृष्णा है, वीरप्पा मोइली है, ये तमाम नेताओं के बंगरप्पा के बेटे अलग से लड़े हुए, जाफर शरीफ है, सीएम इब्राहिम है। मुझे जवाब देने का मौका दीजिए, मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी में एक सबसे बढ़िया स्थिति ये है
कि कांग्रेस पार्टी में हमारे यहाँ गांधीज जो हैं वो मैग्नेट का काम करते हैं, चुंबकीय आकर्षण है उनके लिए, उनके अंदर, जिसकी वजह से सारे नेता हमारे, चाहे वो स्टेट के लीडर हो, जिले के लीडर हो, उनके लिए सर्वमान्य नेता गांधीज हैं। तो गांधीज जब किसी से बात करते हैं, किसी से कोई चीज कहते हैं, तो उसका असर हमारे यहाँ जिला स्तर से लेके प्रदेश स्तर से केंद्रीय स्तर के नेताओं पर सबसे होता है और सब साथ खड़े हो जाते हैं। राहुल गांधी बिहार पहुंचे, कांग्रेस की राहुल गांधी की मौजूदगी में अम्बरीश उसी स्टेज से उतर गए थे। राहुल गांधी की रैली में एसएम कृष्णा जैसे ही मंड्या की रैली में ऊपर स्टेज पर पहुंचे, अम्बरीश जो आपके वरिष्ठ नेता है और फिल्म एक्टर हैं, वो स्टेज से उतर गए। विरोध यहां तक जाहिर हो गया साहब। देखिए, राजनीति में और प्रजातंत्र में विरोध जाहिर करना सबका हक है और सबको विरोध जाहिर करना चाहिए। और हमारे यहाँ बिल्कुल लोकतांत्रिक ढांचा है और हमारे यहाँ सोनिया जी के सामने भी और राहुल जी के सामने भी लोकतांत्रिक तरीके से है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जाहिर करना बड़ी बात नहीं है। ये कैसा विरोधाभास है? ऐसा नहीं करते हम लोग। कहते हैं कि गांधी से हमारे पास लोकतंत्र है, स्टेट को गिरवी रख दे रेड्डी बंधुओं के हाथ में। ऐसा कभी कांग्रेस ने नहीं किया है। आपने तो पूरे देश को गिरवी रख दिया गांधी के पास। के बीच में कार्य किया, वो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए फलीभूत होगा और इस चुनाव में हम लोग एक अच्छी सरकार बनाने का गांधी की आप बात करें, पिछले इलेक्शन पर अगर हम नजर डालें, सबसे ज्यादा ताकत राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में लगाकर रखी थी। स्थिति क्या हुई? 28 सीटों से 403 में से आप लोगों को संतोष करना पड़ा। वही स्थिति आप लोगों की बिहार में है। मैं सहमत हूं आपकी बात से। और उत्तर प्रदेश को आप कर्नाटक से कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन आपने गांधी की बात की, इस वजह से मैं कह रही हूँ कि चुंबकीय आकर्षण है और लोग वोटिंग करेंगे राहुल गांधी को देखकर। ये स्थिति फिलहाल उत्तर ढांचा है, ये भी कौन सा ढांचा है? उत्तर प्रदेश को आप लोकतंत्र में गांधी से कंपेयर नहीं कर सकते। बिहार और उत्तर प्रदेश बहुत सेंसिटिव प्रदेश हैं। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बहुत सेंसिटिव प्रदेश। एक छोटा सा जवाब हम श्री कृष्णा जी से ले लेते हैं, चूंकि वक्त की कमी है। और श्री कृष्णा जी, जो बहस इस वक्त यहाँ पर चल रही है, आपको क्या लगता है? मैं उसी में ये कहना चाहता हूँ। देखिए, गांधी परिवार जो है, राहुल गांधी, मैं एक तरह से आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। वो शायद पार्टी को रखने के लिए फेविकॉल कर रहे हैं, का रोल प्ले कर रहे हैं, मगर जहां तक वोट का है, वो तो वोट जीत नहीं ला नहीं पा रहे हैं पार्टी के लिए। कहीं भी देख लीजिए, यूपी हो या बिहार। और कर्नाटक का तो बिल्कुल अलग स्थिति है, क्योंकि कर्नाटक में 5 साल से भाजपा सरकार चली है और भ्रष्टाचार इतना हो गया है और लोग इतने परेशान हो गए हैं। इसीलिए उनके लिए, उनके आगे और कोई उपाय, विकल्प नहीं है, खाली कांग्रेस के अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। शायद इसी के कारण कांग्रेस को थोड़ी बहुत बेनिफिट मिल रहा है। ये नहीं कह सकते कि राहुल गांधी गए और उनको सब वोट मिल गया। मेरे को तो यही है। बिल्कुल। और यहाँ पर येदियुरप्पा भी कहीं न कहीं थोड़ा फायदा पहुंचाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। और ये बिल्कुल स्थिति नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को दरअसल वहां की जनता इसलिए वोट कर रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ अच्छा कर दिया है। हमारी ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। ठीक 10 बजे कर्नाटक के दंगल को लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। ये तमाम मेहमान हमारे साथ फिर से दोबारा जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्थानीय जनता के मन में है क्या, और क्या अब वक्त आ चुका है जब इन दोनों ही नेशनल पार्टियों को खुद को बदलना होगा, क्योंकि कर्नाटक में इस वक्त फिलहाल उस तरह की स्थिति नहीं देखी जा रही जैसे उम्मीद की जा रही थी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, आगे देखिए हमारी खास पेशकश।